अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। आज सोमवार है, 25 अप्रैल 2022 है और 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं दोबारा बुलेटिन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले कि मैं बुलेटिन का आगाज़ करूँ, मैं रज़ा शाहिद का मशकूर हूँ। उन्होंने टाइम निकाला, आप दोस्तों को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अपडेट्स दी। आप लोगों का मैंने फीडबैक भी पढ़ा जो आपने रज़ा की वीडियोज़ के ऊपर दिया। मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, देखें जैसे आप मुझे फीडबैक देते हैं, मेरी बहुत सी कमियों कोताहियों को दुरुस्त करते हैं, तो इसी तरह आप रज़ा शाहिद या उमैर मनीर के काम में अगर कहीं देखते हैं दुरुस्तगी की कोई गुंजाइश है तो आप उनको फीडबैक दें। वो मेरे से ज़्यादा जो आप लोगों के फीडबैक से मुतल्लिक रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं अब अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन ऑफ डेज़ लिया करूँ, क्योंकि बुलेटिन तैयार करना इट्स अ टाइम टेकिंग। मैं सुबह बच्चों को छोड़ के आता हूँ ऑलमोस्ट 7-8 AM के दौरान। उसके बाद से लेके अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 12 बजने वाले हैं। 8 बजे से लेकर 4 घंटे मुसलसल क्रिप्टो मार्केट को मैं गो थ्रू होता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा सारा दिन भी जब भी मेरे पास टाइम निकलता है मैं क्रिप्टो मार्केट के ऊपर नज़र रखता हूँ कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए जो कि आपको बीइंग इन्वेस्टर पता होना उसका पता होना चाहिए। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट की तरफ बाद में आता है, लेकिन ये जॉर्ज गैलोवे, ये स्कॉटलैंड बॉर्न, ये एक बरतानवी सियासतदान है और ब्रॉडकास्टर है। इसने पाकिस्तानी सियासत में जो पिछले चंद हफ्तों में कुछ हुआ उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। वो मैं ज़रा स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले वो आप सुन ले वो क्या कह रहा है। As I said in my introduction, the coup regime that has been installed by the Americans in Islamabad is rotten to the core. 24 out of 34 of them are on bail on a variety of corruption and money laundering charges. This is a joke. I'm sorry. There is no government in the entire world where 70% of the members of the cabinet are out on bail waiting for trial, accused of grand larceny, of malfeasance and high crimes and misdemeanors. And they include, of course, the Prime Minister, Shehbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, and his son are both on bail. It's a wonder they're not on an electronic tag. They would be if they were in Britain or the United States, but not in Pakistan. They couldn't even wait for the stooge courts to wipe out their charges before installing them in Prime Minister House. जिनको नहीं समझ आई है मैं बता देता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में वो वही कह रहे हैं जो कि इमरान खान कह रहा है कि अमेरिका ने यहाँ पे स्टूजेस बिठा दिए हैं। अमेरिका ने अब नई गवर्नमेंट इंस्टॉल तो कर दी है, लेकिन इस गवर्नमेंट में मोर देन 70% मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो कि बेल के ऊपर है। एक साइड पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी साइड पे पंजाब पे जो वजीर आला मुंतखब होने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के बेटे। इन दोनों के बारे में जो उसने ओपिनियन दिया कि ये ऑन बेल हैं, यानी इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं जहां से इन्होंने बेल ली हुई थी, जमानत ली हुई थी कि वो इन्वेस्टिगेशंस कर रही थे और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो ये वो सारी पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतल्लिक वो तस्वीर कशी कर रहे थे। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे मुल्क में कोई भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो उसका बराह रास्त हमारी ज़िंदगियों के ऊपर ताल्लुक है। अभी ये मिफ्ता इस्माइल साहब IMF के साथ मुज़ाकरात करने उधर अमेरिका में गए हैं। मोस्ट प्रॉबली हुकूमत पाकिस्तान को पैसे तो चाहिए और वो IMF से अगर पैसे लेंगे तो मैं आपको आज शुनीद दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है, IMF से अप्रूव हो जाता है, तो आपको पेट्रोल की प्राइसेस पंप होती हुई नजर आएंगी। कोई 20-25% तो कम अज़ कम, इससे ज़्यादा दिल करे 50%, कई तो कह रहे हैं 80 रुपये पर लीटर के ऊपर इंक्रीज़ हो सकते हैं। मैं नहीं समझता शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में इतनी जान है कि वो इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे पेट्रोल की प्राइसेस। 20-25 रुपये पर लीटर पे तो आप जहन में रखें। और इसके अलावा और बिजली के नरखों में जितने हमारे यूटिलिटीज़ हैं उनके ऊपर आपको प्राइस इंक्रीजेज और टैक्सेस में इजाफा आपको नजर आएगा आने वाले वक्तों में। ठीक है, इसके लिए आपने तैयारी करना है। अब क्रिप्टो मार्केट की तरफ आते हैं तो मार्केट दोबारा जो है अच्छी खासी टेंशन में है। मैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख रहा था, इस वक्त मार्केट एक्सट्रीम फियर के ऊपर है। आप ये देख रहे हैं, ये अभी भी एक्सट्रीम फियर है, कल भी एक्सट्रीम फियर में थी और लास्ट वीक भी ये एक्सट्रीम फियर के ऊपर थी। जितना ज्यादा मार्केट एक्सट्रीम फियर में जाती है
जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे होते हैं उनके लिए तो ज़ाहिरी बात है बैड न्यूज़ है, और उनके ये सेंटिमेंट्स होते हैं जो जो वेबसाइट है मुख्तलिफ किस्म के ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गैदर करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेंटिमेंट को गैदर करके ये अपना इंडेक्स पेश करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट अभी नहीं की होती है और वो इंतजार कर रहे होते हैं, उनके लिए बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है इस एक्सट्रीम फियर के अंदर। जब मार्केट पैनिक हो रही होती है तो बायर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और पैनिक कौन हो रहे होते हैं? जिन्होंने ऑल टाइम हाइस के ऊपर या हाईएस्ट प्राइस के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बाय की होती हैं। तो इस वक्त अगर आप लोगों ने अभी तक बाय नहीं किया है तो यू शुड बी गेयर अप, और होपफुली अगर आप 15 के करीब इस फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते हैं तो मेरी नज़र में आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगली आज की दो बड़ी न्यूज़ हैं जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है रोनन और ऑक्सी इन्फिनिटी के प्रोजेक्ट्स के मतलब, क्योंकि मेरे ऑडियंस में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑक्सी इन्फिनिटी के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हैं। कईयों ने एसएलपी टोकन लेके रखा है, कईयों ने एएक्सएस टोकन लेके रखा है, कईयों ने ऑक्सीज बाय करके प्ले टू अर्न में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उन सब के लिए आज मुख्तलिफ किस्म की ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से न्यूज़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रोनन हैक से मुतल्लक वो लजारस नॉर्थ कोरियन जो हैकर का ग्रुप था, उन्होंने हैकिंग की है। अभी वो मुसलसल जब से हैकिंग की अभी मुसलसल वो जो फंड्स हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कैश आउट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वो पैसे जो है वो वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान जो इंतज़ामिया है, मुख्तलिफ किस्म के इदारे जो हैं, ममालिक जो हैं, वो भी ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हैं और वो इस हवाले से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सीजी ने सबसे पहले 22 अप्रैल को ट्विटर में अनाउंसमेंट की कि उसने ये जो रोनन हैकिंग के दौरान जो फंड्स बाइनांस पे आए, जो कि तकरीबन 86 अकाउंट्स में डिवाइड किए गए, वो सारे अकाउंट्स को बाइनांस ने फ्रीज किया, उन स्टोलन फंड्स को वापस किया ऑक्सी इन्फिनिटी को, जिसकी टोटल अमाउंट जो है वो $5.6 मिलियन में बनती है। ये वो सिर्फ वो फंड्स हैं जो कि बाइनांस में आए थे और बाइनांस वालों ने उसको स्टोलन फंड्स को रीस्टोर किया। अब टोटल अमाउंट जो थी वो तकरीबन 600 मिलियन, ज़्यादा से 1,73,000 इथेरियम और तकरीबन मेरा ख्याल है को $25-30 मिलियन का यूएसडीसी पड़ा हुआ था जो कि इस ग्रुप ने हैक किया था। तो अभी ये कोशिश जो है वो जारी है। जैसे ही बाइनांस ने किया तो ऑक्सी इन्फिनिटी ने उसको अप्रिशिएट किया। ऑक्सी इन्फिनिटी ने ट्वीट कीजिए, एवरी सेंट रिकवर्ड इज अ विन फॉर ऑक्सी इन्फिनिटी कम्युनिटी। लेकिन इस हवाले से और भी डेवलपमेंट्स हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट अमेरिका जो है उसने 3 इथेरियम एड्रेसेस को एलिजिडली उन्होंने रोनन के अटैक के साथ अटैच किया और उन 3 एड्रेसेस को वो मॉनिटर कर रहा है। उसको ऑलरेडी उसने सैंक्शन भी कर दिया है कि कोई बंदा भी इन एड्रेसेस से अगर पेमेंट रिसीव करता है, वो कोई इदारा है, कोई एक्सचेंज है या कोई फर्द है, तो उसके खिलाफ अमेरिकी डिपार्टमेंट जो है वो सख्त एक्शन लेगा। यूँ समझ ले कि इस साल का बल्कि शायद हिस्ट्री का अगर अमेरिकी डॉलर में अमाउंट देखा जाए तो शायद सबसे बड़ा ये हैक है। तो लाजमी इतने बड़े हैक के ऊपर जो दुनिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने एक्टिव तो लाजमी होना था। लेकिन इस हवाले से जो ऑक्सी इन्फिनिटी की कम्युनिटी है वो जो है वो बेसब्र हो रही है उसके साथ। जो मेरी अपनी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 60 to 70,000 US डॉलर की मेरी इन्वेस्टमेंट है ऑक्सी इन्फिनिटी के ऊपर, जो कि मैंने पिछले साल की थी। पिछले साल के दौरान मुख्तलिफ औकात में मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता रहा। स्कॉलर्स की मेरी एक पूरी टीम थी, 40-45 मेरे स्कॉलर्स थे, जो कि कम हो के मेरा ख्याल है 10-12 स्कॉलर्स रह गए हैं। तो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेचारे इस इन्वेस्टमेंट को जो हालात चल रहे हैं ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से उसको लेकर के इम्पेशेंस हो रहे हैं। ये एक ऑस्टिन नाम का ऑक्सी इन्वेस्टर है, इसने अपनी एक बाकायदा गिल्ड भी बनाई हुई थी ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से। तो इसने कहा जी कि 8 माह हो गए हैं आप लोगों ने रॉन टोकन से मुतल्लक उसको लॉन्च किया, अभी तक हम उसकी फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आपने रोनन टोकन जो है बाकायदा उसकी लॉन्चिंग की, उसकी फार्मिंग के लिए हमें डेक्स दिया, अब उस रॉन टोकन की बाकायदा लिस्टिंग के लिए तगोदो करें। यानी आप बाइनांस को कहें जी कि रॉन टोकन को लिस्ट करें ताकि आपके ट्रेडर जो है रॉन की बाइंग सेलिंग करें। आप कॉइनबेस को अप्रोच करें, अगर कॉइनबेस आपके लिस्टिंग करता है आपके टोकन की तो जाहिर बात है रॉन टोकन पे जो कॉइनबेस के ट्रेडर्स या दीगर जो टॉप एक्सचेंजेस है वहां पे अगर रॉन टोकन की लिस्टिंग होगी तो ओबियसली रॉन टोकन की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट होगी और आप
8 माह हो गए हैं, आप इस हवाले से कुछ कर ही नहीं रहे। और $600 जो उसने कहा कि आप जो हैकिंग हुई है वो आपके एरोगेंस की वजह से, और आपने नेटवर्क को जो सेंट्रलाइज रखने की कोशिश की थी उसकी वजह से हैक हुआ है। अच्छा खासा ये थोड़ा सा गुस्सा हुआ है आक्सी इन्फिनिटी की टीम के हवाले से। लेकिन मेरा ख्याल है ये बात वाकई सही है कि भाई 8 माह हो गए हैं, अगर आप थोड़ा सा इस नेटवर्क को के बारे में सीरियस होते तो आप इसकी लिस्टिंग करवाते। लिस्टिंग होनी थी तो इसकी प्राइस अच्छी खासी पंप होनी थी। तो अभी खैर कहने में यही आ रहा है कि लिस्टिंग के बारे में तो शायद ही आने वाले वक्तों में लाजमी कुछ इस बारे में सोचे। जिस तरह की कम्युनिटी इनके खिलाफ तनकीद कर रही है, अगर ये टॉप इन्वेस्टर्स तनकीद पे आए हैं तो जाहिर बात है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं वो कैसे चुप रह सकते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इनके ऊपर तनकीद करेगा और इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अगर प्रेशर पड़ेगा तो एक चीज़ तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में ये लाजमी करेंगे कि रॉन टोकन की भी ये स्टेकिंग ओपन करें। जैसे इन्होंने AXS टोकन की स्टेकिंग ओपन की थी, तो उसके बाद जो AXS टोकन की उसकी मेरा ख्याल 500% APR पे स्टेकिंग की, तो कितना ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट AXS पे आई थी। और अगर ये रॉन टोकन की स्टेकिंग की ऑप्शन ऑन करते हैं तो रॉन टोकन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप कर सकती है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, इस वक्त मेरा ख्याल है बेहतरीन टाइम है। अगर आपके रॉन टोकन है, मैं पर्सनली इतना ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, गो के मैं किस वजह से मायूस नहीं हूँ, देखें ऑक्सी इन्फिनिटी इस वक्त देखा जाए तो यूजर बेस के हिसाब से क्रिप्टो मार्केट की जितनी भी प्ले टू अर्न गेम है सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये गेम ऐसी गेम है जिसमें जिसका अपना डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है रोनन जो है, ताकि वो इथेरियम के ऊपर अगर यूजर्स ने ट्रांजैक्शंस करनी है तो उनको फीस की झंझट ना हो। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा प्ले की जाने वाली सबसे ज़्यादा TVL इसके पास है। और इसके अलावा ये मत भूलें कि ये जो रोनन है ऑक्सी इन्फिनिटी का, ये जो स्काई मैविक्स का ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्काई मैविक्स ऑक्सी इन्फिनिटी के साथ तक महदूद नहीं है। आने वाले वक्तों में ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसमें जो दूसरे डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर्स जो हैं, वो ऑक्सी इन्फिनिटी के जो प्रोजेक्ट है उनकी ब्लॉकचेन है रोनन ब्लॉकचेन के ऊपर वो अपनी गेमिंग वगैरह लॉन्च करेंगे, जिसमें रोन की यूटिलिटी बढ़ेगी। और ऑक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म नजर आता है, ये गो के अभी आपको शॉर्ट टर्म के लिए शायद ये मजीद क्रैश होती हुई नजर आए, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ये अपने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, SLP बर्निंग के मैकेनिज्म को मजीद इम्प्रूव करते हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन है इसकी SLP टोकन की वो इम्प्रूव होती है, तो ऑक्सी इन्फिनिटी के पूरे नेटवर्क के जो टोकन्स हैं उन सब की लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बिलीव है कि लॉन्ग टर्म के लिए ऑक्सी इन्फिनिटी के एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। खसूसन इस वक्त जब ये अपने लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, इस वक्त करने वाले इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हम लोगों ने तो जब इन्वेस्टमेंट की थी 1 साल पहले, उस वक्त तो ऑक्सी इन्फिनिटी के प्रोजेक्ट्स जो थे वो अच्छे खासे ऑलरेडी हाइप थे, और मैंने जो उस वक्त $60,000 प्लस की इन्वेस्टमेंट की थी, आज अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो हार्डली $10,000 to $15,000 में वो सब कुछ आ जाना था जो मैंने 1 साल पहले हाईएस्ट प्राइस पे सब कुछ बाय किया था। तो इस वक्त अगर आप लोगों ने एंट्री डालनी है, रिस्क लेना है, ये रिस्क मैं कहूंगा इसको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेनी आपने लेनी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर नोबडी कैन गारंटी यू एनीथिंग। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो इस वक्त बेस्ट टाइम है। शायद आने वाले वक्तों में आपको आज की इन्वेस्टमेंट, आज का फैसला जो है कोई ना कोई बेनिफिट दे। अच्छा जी, अगली बिग न्यूज़ मार्केट में जिसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर टॉक की जा रही है, अब दूसरा बड़ा कंट्री है उसकी अनाउंसमेंट हुई है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करा दिया। वो पहला अफ्रीकन कंट्री, जबकि ग्लोबली देखा जाए एल सल्वाडोर के बाद दूसरा बड़ा कंट्री है, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री है, जिन्होंने बिटकॉइन का एज अ लीगल टेंडर करा दिया है। ओबियसली आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह एल सल्वाडोर में अनबैंक पॉपुलेशन जो है वो बैंक पॉपुलेशन हुई है, और वहाँ से स्टार्ट में वहाँ तनकीद हुई। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया गया तो उसके कुछ देर बाद, हफ्ते 2 हफ्ते बाद वहाँ पे सर्वे किया गया, सिर्फ 17% पॉपुलेशन ऐसी थी जो कि एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकीले उसके फैसले को सपोर्ट करती थी। बाकी सारे के सारे या अगेंस्ट थे या उससे वो खुश नहीं थे। तो ये जो पॉलिटिकल विल रखने वाले जो सियासतदान हैं, जो लीडर्स हैं, जिसको स्टेट्समैन बोलते हैं, वही इस तरह के फैसले देखते हैं। और अभी जो उस वक्त सर्वे किया गया और आज का सर्वे देखा जाए तो एल सल्वाडोर की जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, क्योंकि स्लो हो रही है, लेकिन जिस तरह इकोनॉमिक स्लो हो रही है, जिस तरह वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं, इस तरह
दूसरे ममालिक के लिए भी एक तरह की एग्जाम्पल जो है वो सेट होगी। और आने वाले वक्तों में जब वो बिटकॉइन बैक जो बॉन्ड इशू करेंगे, अगर वो भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ये जो छोटे मोटे ममालिक हैं वो कैसे पीछे रहेंगे। तो वो भी इंशाल्लाह इस तरह करेंगे तो बिटकॉइन की के अलावा जो क्रिप्टो मार्केट है ओवरऑल उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह ही होंगी। अच्छा जी, अगली न्यूज़ है, जापानीज कार मेकर टोयोटा एंड निसान ने मेटावर्स में एंट्री की है। अब ये जो आए दिन मैं और यहाँ जो मेरे दूसरे टीम मेंबर्स हैं आपको मेटावर्स के हवाले से न्यूज़ वगैरह शेयर करते रहते हैं कि फ़लाँ जो ब्रांड है या फ़लाँ जो कॉरपोरेट है उसने मेटावर्स में एंट्री डाली है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद यार ये बोरिंग न्यूज़ है। देखें, मेरा मानना ये है, पिछला साल जो है वो लेयर वन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स और प्ले टू अर्न गेमिंग से मुतल्लक ट्रेंड था, एनएफटीज का ट्रेंड था। ये तीन ट्रेंड जो है अब ऐसे फील हो रहा है कि शायद फेड आउट होते जा रहे हैं और उसके अंदर से एक और ट्रेंड जो है वो इमर्ज हो रहा है जो कि मेटावर्स है। वो कि मेटावर्स का बराह रास्त ताल्लुक एनएफटीज और प्ले टू अर्न गेम के साथ है, लेकिन मेटावर्स सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। मेटावर्स एक बड़ा ब्रॉड एक क्रिप्टो विजन है, यूं समझते हैं कि क्रिप्टो स्पेस है जिसके अंदर आने वाले वक्तों में मेरा मानना यह है कि ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाया करेंगे। बड़े बड़े जो इंटरटेनमेंट रेलिवेंट जो इवेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं जितने भी, वो मेटावर्स के अंदर होंगे। और इसके अलावा जो मेटावर्स के अंदर इन मेटावर्स इकोनॉमीज डेवलप होंगी। और जब ऐसा होगा तो मेटावर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं आज भी यही बिलीव करता हूं कि मेटावर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आपको क्लोजली वॉच करना चाहिए। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त तो मुझे टॉप जो प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं मेटावर्स से रेलिवेंट, जो कि आने वाले वक्तों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। एक वो डिसेंट्रलाइज्ड का माना टोकन है और दूसरा जो सैंड बॉक्स है वो। तो इन दोनों को आपने वॉच करना है, कोई पता नहीं आने वाले वक्तों में कोई और ऐसा मेटावर्स प्रोजेक्ट डेवलप हो जो कि इन पुराने प्रोजेक्ट्स से भी बहुत ज़्यादा हाइप उसकी क्रिएट हो और वो अच्छा खासा अपने इन्वेस्टर को बेनिफिट दे। अच्छा, इसी हवाले से मेटावर्स के हवाले से एक और न्यूज़ है, वो ये एक्यू वर्स नाम के मेटावर्स एक प्रोजेक्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इन्होंने एक्यू नाम के एक्यू के नाम से ये एनएफटीज वगैरह सेल आउट करने थे। इनकी अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा बग था, उस बग की वजह से इनका तकरीबन मेरा ख्याल है 33 मिलियन के करीब फंड जो हैं इनके, 30 मिलियन से ज़्यादा के करीब इनके फंड जो हैं वो स्टक हो गए हैं और वो बिल्कुल ही फ्रोज हो गए हैं। इनकी जो टीम है, डेवलपर्स की टीम, वो अच्छी खासी मेहनत करके वो बेचारे जो हैं वो फेल हो गए हैं। अब ये जो तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 11-12 हज़ार इथीरियम है, ये इनका ऑलमोस्ट लॉस हो गया, जो कि यूं समझ लीजिए बर्न हो गया। एथीरियम की सप्लाई तो कम हो गई है लेकिन इनका इन टर्म्स ऑफ देयर फंड्स इनका लॉस हुआ है। अच्छा, अगली बिग न्यूज़ आज की वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका ताल्लुक डोज कोइन की प्राइस के साथ बराह रास्त है। तो आपने मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस हवाले से मैं बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको शेयर करूंगा। इलन मस्क ने आपको याद होगा ट्विटर को ऑफर करवाई कि भाई आप जितने आपके शेयर होल्डर्स हैं उन सब को से मैं शेयर्स बाय कर लेता हूं, और तकरीबन मेरा हाल $54 से ज़्यादा की वो प्राइस देने के लिए रजामंद थे, जो तकरीबन $40 अरब, तकरीबन $46 अरब के करीब अमाउंट बनती थी टोटल। तो इलन मस्क ने एक तरह की ऑफर करवाई ट्विटर मैनेजमेंट को, जो उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं उनको, कि भाई आप लोग सब मुझे अपनी कंपनी सेल आउट कर दो। और जब ये न्यूज़ आई तो उससे ये एक्सपेक्ट किया, उससे डोज कोइन की प्राइस जो है थोड़ा बहुत पंप भी की, इस उम्मीद के साथ कि अगर इलन मस्क जो है ट्विटर बाय कर लेता है तो ट्विटर पे जो इसके प्लान्स हैं कि वो इनको इम्प्लीमेंट करे, तो उसमें जो पेमेंट मेथड वो यूज़ करेगा एज अ डोज कोइन को शायद वो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करे। तो उस वजह से एक हाइप क्रिएट हुई और डोज कोइन को बाय किया। फिर उसके बाद ट्विटर ने कहा जी कि ये हम ऐसा नहीं करेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो जुम्मा गुजरा है उस जुम्मे को इलन मस्क ने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ये मीडिया वहां का रिपोर्ट कर रहा है कि वो इन्वेस्टर्स का एतमाद जो है, स्टेक होल्डर्स का एतमाद जो है वो बहाल कर चुका है और वहां से मोस्ट प्रोबेबली शायद उनसे भी वो शेयर खरीद ले विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। और जब ये न्यूज़ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तक गई तो कहा यह जा रहा है अभी ये जो हफ्ता स्टार्ट होगा वहां अमेरिका में, उस दौरान बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दोबारा मीटिंग बैठेगी और वो रिकंसीडर करेगी इलन मस्क की इस ऑफर को। अगर ऐसा होता है
तो मेरे मानने में आता है कि आने वाले वक्तों में डोज कोइन की यूजेबिलिटी, उसकी यूटिलिटी बढ़ने की वजह से इसकी प्राइस जो है डोज कोइन की अच्छी खासी पंप कर सकती है। और दूसरा, ट्विटर के हवाले से ये एक और न्यूज़ है। इस दौरान ट्विटर जो है अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बेशक वो वीडियो हैं या टेक्स्ट पे थ्रेड्स वगैरह लिख के लोगों को एजुकेट करते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एजुकेट करते हैं। अभी ये पिछले दिनों इमरान खान ने ट्विटर स्पेस रन किया जिसमें उसने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी ट्विटर स्पेस में 1 लाख, मेरा ख्याल है 60,000 से ज़्यादा जो स्ट्रीमर्स थे वो वॉच कर रहे थे उस ट्विटर स्पेस को, तो ये रिकॉर्ड कायम किया। तो इस दौरान इस तरह के जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह ट्विटर चलाएगा और उस एडवर्टाइजमेंट पे कंटेंट क्रिएटर जो है उनको पेमेंट करवाई जाएगी। और वो पेमेंट के लिए इन्होंने स्ट्राइप, एक कंपनी है, पेमेंट प्रोसेसर है, उनके साथ एडजस्टमेंट की है। ये नीचे मैं उनका ये जिप फाइल एक देख रहा था कि कैसे जो कंटेंट क्रिएटर है अपने क्रिप्टो वॉलेट को अपने बैंक के ज़रिए ट्विटर से पेमेंट्स वगैरह ले सकते हैं, जो उनके कंटेंट की वजह से वो अर्निंग करते हैं। जब वो अपना कंटेंट मोनेटाइज करेंगे तो उस मोनेटाइज के ऊपर जितना वो अर्न करेंगे उसको कैसे वो विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपने क्रिप्टो में करना है तो ये देखें यहाँ पे ऐसे करके, और इसके लिए जो नेटवर्क वो यूज़ करेंगे पॉलीगॉन का करेंगे, और जो पेमेंट मेथड वो यूज़ करेंगे वो USDC करेंगे, स्टेबल कॉइन। तो ये भी एक तरह की बिग न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। लास्ट में एक छोटी सी न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक यूरोपियन एक्सचेंज है एक्समो के नाम पे, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने जो हैं इसको यूज़ करते हैं। इन्होंने भी रिसेंटली जो रशिया और यूक्रेन के दौरान टेंशन चल रही है, उनके जो ऑपरेशंस थे रशिया में, यूक्रेन में और बेलारूस में, उन ऑपरेशंस को बंद करके अपने एक्सचेंज को उन्होंने रशियन कोई इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, उसको सेल आउट कर दिया है, ताकि वो वहाँ से वो समझ सकें कि इतना रिस्क फ्री इन्वायरमेंट के अंदर वो काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।